Hello everyone, welcome back to Prashanti tutorial. This is Ankit Haridwaj and today we will discuss about the प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो जेल विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 जुलाई 2017 को हुआ था, जो कि जेल प्रहरी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और करंट में अभी जेल डिपार्टमेंट की जेल प्रहरी के रिगार्डिंग ही वैकेंसी आई हुई है। और उस वैकेंसी में जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से एक जनरल इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर है और जो कि 20 मार्क्स का है। और अगर आपने 20 मार्क्स पूरे ला लिए तो ये निश्चित मान के चलिए कि इंग्लिश में चूंकि 20 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और प्रैक्टिस आपको किस चीज़ से करना है? प्रीवियस एग्जामिनेशन के जो पेपर सेट आए थे उनकी करना है। अगर आप इतने ही क्वेश्चन को सही तरीके से कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके 20 में 20 भी आ सकते हैं और 20 में आप करीब 20 की बाउंड्री पर रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ेगा, जो कि इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल पूरे जितने भी डाउट्स रहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आपको जो डर लगता है इंग्लिश से, वो कभी जीवन में डर नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो वीडियो को तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो हमारा क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल वर्ब पर फोकस करना है। कभी भी अगर ग्रामेटिकली करेक्ट कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा एग्जाम में, तो आपको वर्ब पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप ना सारे टेंस की वर्ब एक बार याद कर लें और एक नोटबुक में एक जगह लिख लें और उसको पूरा याद कर लें, और उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती हैं वो आप देख लें। और अगर आपको ज़्यादा भी नहीं समझ में आता तो मेरे टेंस के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इसी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट टेंस से रिगार्डिंग क्लियर रहेंगे। तो अपन देख रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जानकारी के साथ। यहाँ पे लिखा है हैज़, और यहाँ पे सब्जेक्ट सी कैसा सिंगुलर, तो सी के साथ हैज़ आता है, कॉमनली आएगा। लेकिन हैज़ है आपको जहाँ भी दिखते हैं, चाहे हैज़ दिखे या फिर हैव दिखे, तो उसके साथ कंपलसरी कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आना था कलेक्ट की क्या होना था? कलेक्टेड होना था थर्ड फॉर्म। चूंकि ये गलत है तो ये हो गया पहले गलत। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ना पूरे ऑप्शन में रॉन्ग चीज़ें ढूंढने का प्रयास किया करो। अगर रॉन्ग चीज़ें आप ढूंढने में एफर्ट अगर लगा रहे हैं और आप बिल्कुल तो आप सही तक ईजी वे में पहुँच जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सी के साथ कभी हैव नहीं आता, हैज़ आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। सी कलेक्ट, सी के साथ सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और कलेक्ट है। कलेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस यस आता है, तो ये करेक्ट हो सकता है हमारा। यहाँ लिखा है सी कलेक्ट, तो यहाँ पे एस आना था, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा सही क्या हुआ? सी कलेक्ट्स, क्योंकि सी कलेक्ट्स, सी के बाद सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कलेक्ट, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या यस। अगर आपके टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। सी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस, अगर 4 सेंटेंस दिए इसमें भी ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा, यहाँ भी टेंस की बात हुई है, तो टेंस आपको करेक्ट कर लेना है और पूरे के टेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर हैज़ बीन आपको दिखता है और क्या दिखता है? हैव बीन दिखता है। हैज़ बीन हैव बीन दिखता है तो हमेशा वर्ब में क्या लगती है? फोर्थ फॉर्म आईएनजी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखो सी के साथ हैव बीन नहीं आता। पहले तो मैंने बोला गलत क्वेश्चन को गलत करके देखो, फिर क्या है गलत कह के वो ढूंढना पड़ता है, फिर सी के साथ हैव फिर भी यहाँ नहीं आता। ये हो गया सी हैज़ बीन सफर्ड बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। लेकिन अभी करंट की बात हो रही है, तो करंट की बात हो रही है क्या? सी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से क्या है? बहुत ज़्यादा का सफ़र कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सी हैज़ बीन सफरिंग। क्योंकि क्या होता है? हैज़ बीन के बाद क्या आता है? वर्ब में आईएनजी आता है। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे सही कि नहीं। वर्ब के बाद हैज़ बीन, हैव बीन के बाद आईएनजी। क्या हमारा क्वेश्चन सही? बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं सी हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आप थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्ट। अब इसमें से कोई ना कोई एक स्पेलिंग करेक्ट है।
या तो सेक्युलर सही या तो सीजर सेक्रीफाइस, ठीक है। वन इज ओनली वन इज करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4th नंबर से स्टार्ट करते हैं। सेक्रेटरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सेक्रेटरी की स्पेलिंग गलत है, तो सेक्रेटरी की सही स्पेलिंग क्या हो सकती है? तो मैं आपको बता दूँ सेक्रेटरी की सही स्पेलिंग क्या होती है? एस होती है, ई होती है, सी होती है, RETARY, क्या हो गया? SECRETARY, ठीक है। या आप नोटबुक में नोट कर लें इसको, सेक्रेटरी की स्पेलिंग। सेक्रीफाइस में क्या होता है, जो लास्ट में आप ऐसी देख रहे हो यहाँ पे ऐसी ना आकर क्या आता है? CE आता है, तो करेक्ट होता। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। सीजर की स्पेलिंग ये नहीं होती, सीजर की एक्चुअली में स्पेलिंग होती क्या? SCISSORS, क्या हो गया? SCISSORS, सीजर्स की स्पेलिंग होती है। सीजर नहीं क्या होता है? कैंची होता है। सेक्युलर की स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा? सेक्युलर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे वन वर्ड इज नॉट स्पेल करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्पेल्ड करेक्ट नहीं है। इसके पहले पूछा था स्पेल्ड करेक्ट कौन सा, अब इसमें पूछा कि स्पेल्ड करेक्ट कौन सा नहीं। तो लेबोरेटरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही पे दी हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं कर सकता। इक्वालिटी की भी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दी हुई है। नॉलेज की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। लिबरलिटी की स्पेलिंग सही नहीं। तो लिबरलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? तो L होती है, नोट कर लेना, I होती है, B होती है, E होती है, R होती है, A होती है, LYTY, ये हो गई लिबरलिटी। क्या हो गया? लिबरलिटी, ठीक है। तो लिबरलिटी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा, तो हम देखते हैं बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अब यहाँ पे एरर दे दिया, देखो क्वेश्चन में एरर दे दिया। अब एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से चेक करते हैं। वी है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ क्या लगा? वर, बिल्कुल। और वर के साथ हमेशा क्या होती है? वर्ब में ING लगती है टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है ये। एट द स्टेशन, स्टेशन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ गया वर्वी, मतलब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे जो देखो ये वर आया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक वी वर दिया, तो ये रिप्लेस हो गया, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दी, मतलब पहले वर आ गया फिर वी आ गया। देखो ये वैसा हुआ ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज और आना था क्वेश्चन टैग में, नॉट। यहाँ पे नॉट नहीं आया, तो एरर कहाँ पे होगी? ये पॉइंट C नंबर पे। तो C नंबर पे क्या एरर हो गई कि यहाँ पे नॉट नहीं आया, चूंकि यहाँ पे क्या आना था? नॉट। तो अब देख सकते हैं C नंबर का क्या हमारे इसमें आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा एरर वाला क्वेश्चन। एरर के क्वेश्चन से आपको घबराने का नहीं है, जब देखकर एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तो आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे भी एरर वाले क्वेश्चन दिए हुए, व्हेन ही वॉज बिल्ट। कभी भी अगर व्हेन सामने आ रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा? WH है, और WH के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाई नहीं है, वहाँ पे व्हेन ही वॉज बिल्ट लिख दिया। व्हेन वाज ही बिल्ट होता तो ये बिल्कुल सही था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? टिक A नंबर का। तो A नंबर का एरर है या नहीं? हाँ, A नंबर की यहाँ पर एरर है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 7th नंबर का। फाइंड रिप्लेस विद 4 गिवन सेंटेंस। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है। अब इस सेंटेंस का सेंटेंस का वन वर्ड क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए सबसे पहले तो आपको। अगर सबकी मीनिंग के बारे में अंडरस्टूड आप हैं तो आप इजी वे में आप क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे राइट आंसर को। तो पेडियाट्रिक्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है पेडियाट्रिक, तो पेडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? बच्चों का डॉक्टर, मतलब बच्चों का जो ट्रीटमेंट करता है उसको ट्रीटमेंट करने वाले को हम क्या बोलेंगे? पेडियाट्रिक। एथीज्म का मतलब होता है जो गॉड पर बिलीफ नहीं करता है ना, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नास्तिक। तो एथीज्म का मतलब ही क्या होता है? नास्तिक। अब लिखा है यहाँ पे हेरिटेज। हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है? हेरिटेज का मतलब पुरानी जो जितनी संपत्ति है उसके बारे में जो जिक्र होता है, जैसे जो विरासत जिसको बोलते हैं। हेरिटेज मतलब एक प्रकार से होता है विरासत। और एंटिक का मतलब क्या होता है? कि एंशियंट थिंग, पुरानी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला प्रॉपर्टी दैट डिसेंड्स टू एन हायर, मतलब प्रॉपर्टी जो होती है वो दैट डिसेंड्स टू एन हायर, उत्तराधिकारी की बात हो रही कि देखो हायर का मीनिंग क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी को मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब उत्तराधिकारी को जो मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, मिलने वाली जो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब हमको क्या बोलते हैं? हम हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? विरासत में मिली हुई चीज़ें बोलेंगे ना। तो प्रॉपर्टी दैट डिसेंड्स टू एन हेयर, मतलब हेयर, मतलब जो उत्तराधिकारी को मिलने वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेरिटेज, क्योंकि विरासत में मिली है। तो अब देख सकते हैं क्या हमारा हेरिटेज यहाँ पे ऑप्शन ठीक है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है, हेरिटेज हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको ना मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ एक सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इजी वे में ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यहाँ पे भी रिप्लेस वर्ड लिखा है और रिप्लेस वर्ड ये जो सेंटेंस दिया है जैसे डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट, कि डाइवर्स एक कैरेक्टर भी कैरेक्टर या कंटेंट दोनों हो सकता है। डाइवर्स इन डाइवर्स होना, कैरेक्टर में डाइवर्स होना, डाइवर्स का मतलब फैलाव, ठीक है, और कंटेंट में डाइवर्स होना। जैसे हमारे पास किसी भी नॉलेज का बहुत सारा कंटेंट है किसी टॉपिक के बारे में, तो वो डाइवर्स हो गया। वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम डाइवर्स। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, मैं आप सबसे पहले सबकी मीनिंग बता दूं ऑप्शंस की। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जैसे कांच है, कांच के आजू बाजू ग्लास है, ग्लास के आजू बाजू आपको क्या होता है, दिखता है। जैसे वाटर है, वाटर अगर कहीं इकट्ठा है तो वाटर एक साइड से दूसरी साइड तक हम देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं चीज़ें। जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होता है। हिट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, हिट्रोजीनियस का मीनिंग होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिट्रो, ये जो वर्ड लिखा है आपके पास हिट्रो, हिट्रो का मीनिंग होता है अदर। क्या होता है, अदर, है ना। हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, अदर, दूसरे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट, मतलब किसी भी कैरेक्टर में डाइवर्स होना, फैलाव होना, ठीक है। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। और ओपेक का मीनिंग क्या होता है कि जो कि दिखाई देने वाले से संबंधित है ये भी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डाइवर्स, चारों तरफ जो फैला हुआ है, मतलब अदर चीज़ों की भी बात हो रही है उसमें किसी कंटेंट में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा, हेट्रोजेनियस, ये मैच खा रहा है इसमें। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही है हेट्रोजेनियस हमारा। तो डाइवर्स इन कैरेक्टर या कंटेंट, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा लंबा सा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन किए हुए वर्ड की मीनिंग यहाँ पर आपको ढूंढना है। अब यहाँ अंडरलाइन की हुई मीनिंग वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, पुट डाउन द डिटेल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आपको डिटेल्स ब्लैक या व्हाइट पर देना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि नन ऑफ दिस अबव, टू सेकेंड ऑप्शन, टू साउट लाउडली सो दैट एवरीबडी कैन हियर, या टू आर्ग्यू लाउडली, टू राइट डाउन ऑन अ पेपर। क्या हो सकता है बताइए आप, क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। इसमें होगा क्या कि आपको क्या करना है, पुट डाउन द डिटेल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पे अपन क्या करते हो, लिखते हो ना उससे किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो कहाँ पे लिखोगे, पेपर पर लिखोगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, होगा टू राइट डाउन ऑन अ पेपर, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tech starts up may start at the bottom of the ladder economically, but given their business model, they have a very high potential for growth. अच्छा, अब यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो पूरा सेंटेंस है उसी का मीनिंग पूछा कि एट द बॉटम ऑफ द लेडर, मतलब बॉटम ऑफ द लेडर वो लोग होते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नन ऑफ दिस अबव तो नहीं हो सकता। एट द लोवेस्ट लेवल, हाँ ये हो सकता है। एट द हाईएस्ट लेवल बिल्कुल नहीं हो सकता। इन द मिडिल पोजीशन नहीं। तो बॉटम अगर आया तो बॉटम का मीनिंग होता है लोवेस्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा, ये होगा एट द लोवेस्ट। क्या होगा, एट द लोवेस्ट लेवल, ठीक है। चेक करते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली इन अकॉर्ड विथ गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इन अकॉर्ड, मतलब जो भी संधि हुई है ना, विद गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेरल का मीनिंग सबसे पहले तो आपको ना जितने भी ऑप्शन दिए सबकी का मीनिंग पता होना चाहिए, तब तो आप इनकरेक्ट कर पाएंगे। और इनकरेक्ट अगर करना सीख गए तो आप करेक्ट ऑप्शन को ईजी वे में ढूंढ पाओगे। तो क्वेरल का मतलब होता है बेटा झगड़ा या लड़ाई, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई की तो बात ही नहीं हो रही। कॉन्फ्लिक्ट का भी मतलब वही होता है, भिड़ जाना। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब मैं बता दूं कि साझा करना। तो यहाँ एकॉर्ड का मीनिंग ही क्या बता रहा है, एग्रीमेंट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ठीक करेक्ट होगा। और डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीमेंट ना हो। तो एकॉर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या जाएगा, एग्रीमेंट। एकॉर्ड की जगह पर वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सेंटेंस विद अंडरलाइन वर्ड इज, फाइंड द वर्ड इज अपोजिट हाईलाइटेड वर्ड। अब यहाँ पे क्या दिखा है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है हमको। डर्टी, स्टेल, पॉल्यूट या प्यूरिफाई। कंटामिनेट का मतलब होता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो, है ना, जहाँ पे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अदर स्मॉल थिंग है। तो इसका अब अपोजिट देखना है। तो डर्टी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इससे रिलेटेड है कंटेमिनेटेड से, गंदी चीज़ों से। स्टेल बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉल्यूट नहीं हो सकता। तो प्यूरिफाई क्या होता है,
करेक्ट होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट जा रहे हैं ना, तो यहाँ अपोजिट ही पूछा मतलब उसका अपोजिट वर्ड, तो प्यूरीफाई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट, अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड इज अपोजिट। अब यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो डिडक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, डिडक्टेड अगर कहीं आए, डिडक्टेड का मतलब होता है हट जाना, किसी भी चीज़ से डिडक्ट होना, मतलब जैसे आपका अमाउंट है, अगर आपके पास अमाउंट है और अमाउंट को आपको आपका कुछ पैसा काट लिया गया है तो वो बैंक के द्वारा, तो उसको बोलते हैं डिडक्शन बोलते हैं ना, तो डिडक्टेड होना। अब यहाँ पे लिखा है वेनिज्ड है, एलिमिनेटेड है, सब्ट्रैक्टेड है या एडेड है, तो वेनिज, एलिमिनेटेड और सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है डिडक्शन, ये तीनों का मीनिंग सेम है। कौन कौन सा, वेनिज्ड होना, एलिमिनेट होना या डिडक्ट सब्ट्रैक्ट होना, इन सब का मीनिंग जाता है डिडक्टेड। तो इसका अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट क्या हो गया, ऐड करना इसका अपोजिट हो गया, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल एडेड सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल डायमंड कैन इजीली स्क्रैच अ पेन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात हो रही, कहीं भी अगर रियल डायमंड कैन इजीली स्क्रैच, जो रियल डायमंड है उसको हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं अ पेन ब्लैंक्स ग्लास, किससे स्क्रैच कर सकते हो आप, जो ग्लास का पेन होता है ना उससे हम कर सकते हैं, तो ग्लास के पेन मतलब पेन ऑफ ग्लास बोलेंगे, तो पेन ऑफ ग्लास, तो पेन ऑफ ग्लास में अब यहाँ पे ऑप्शन अब प्रीपोजिशन में देखते हैं, एमोंग नहीं होगा, विथ नहीं होगा, ऑफ बिल्कुल सही होगा, तो ऑफ हम इसको लगा सकते हैं, पेन ऑफ ग्लास बिल्कुल सही ऑप्शन होता है हमारा, तो पेन ऑफ ग्लास बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ही वाज टोटली इग्नोरेंट। अब मैं आपको बता दूं कि इग्नोरेंट के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है, जहाँ भी इग्नोरेंट आए तो इग्नोरेंट के साथ क्या यूज़ होता है, इग्नोरेंट कभी भी आपको याद रखना, इग्नोरेंट के साथ, इग्नोरेंट जहाँ भी आता है तो इग्नोरेंट क्या लगता है उसके साथ ऑफ, और उसके बाद कोई थिंग यूज़ होती है ना, कोई स्टेटमेंट यूज़ होता है, इग्नोरेंट के बाद ऑफ लगता है और उसके बाद कोई स्टेटमेंट यूज़ होता है। अब इग्नोरेंट के साथ बाद यहाँ पे हीज प्रोग्रेस आया, तो हीज प्रोग्रेस एक प्रकार की थिंग हो गई उसकी प्रोग्रेस, तो अब यहाँ पे इग्नोरेंट फ्रॉम बाय अमोंग अपन क्या लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि इग्नोरेंट के बाद ऑफ आता है और उसके बाद क्या आता है थिंग, तो थिंग यहाँ पे आ रही, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑफ। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वी लिव ब्लैंक्स फ्यू माइल्स फ्रॉम द सिटी। अब यहाँ पे आ गया फ्यू ऑफ, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के कॉन्सेप्ट बताए थे, आज भी मैं बता देता हूँ कि जैसे क्या लिखा हुआ है फ्यू, तो फ्यू का वी का मीनिंग कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो ये जान लें। फ्यू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर चीज़ें काउंटेबल हो, जहाँ पे हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू का यूज़ वहाँ होगा। तो फ्यू का यूज़ कैसे होता है, जहाँ पर चीज़ें ना के बराबर हो, ना के बराबर का कहीं सेंस आए, वहाँ पर क्या होता है फ्यू। और अ फ्यू का यूज़ होता है कहाँ पे, जहाँ पर चीज़ हो तो लेकिन थोड़ी हो, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और द फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं हम, द फ्यू का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर द फ्यू का यूज़। फ्यू का यूज़ ना के बराबर के लिए, अ फ्यू का यूज़ जहाँ पर क्वांटिटी हो, और नॉर्मली हम इसको यूज़ करें। द फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें हों, तो वहाँ पे द फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वी लिव ब्लैंक्स माइल्स फ्रॉम द सिटी, मतलब कि वो हम रहते हैं कहाँ पर, सिटी से कई माइलों दूर रहते हैं। अब माइल्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चीज़ों को जब कैलकुलेट की जा सकती है, तो जब चीज़ें कैलकुलेट होगी तो उसके लिए अब हम क्या लगाएंगे, और माइल्स लिखा है तो माइल्स कई मील दूर रहते हैं ना। अब जब मील्स दूर रहते हैं तो एक प्रकार से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा की तो बात नहीं हुआ, मिनिमम एवरेज की बात हुई। तो मिनिमम एवरेज के लिए अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अ आर्टिकल, क्योंकि अ आर्टिकल में क्या होता है, जो काम चल जाए है ना, पर्याप्त हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अ फ्यू। तो यहाँ पे अ फ्यू बिल्कुल करेक्ट होगा, और ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लर्निंग टू प्ले ब्लैंक्स पियानो। अब यहाँ पे आर्टिकल दिए हुआ है, और पियानो में आपको बता दूं एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और जहाँ भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, चाहे पियानो हो, चाहे तबला हो, चाहे हारमोनियम हो, इन सब चीज़ों की अगर बात आ रही है तो उनके पहले आर्टिकल द यूज़ होगा। म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले क्या यूज़ होता है, आर्टिकल द। तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा, क्योंकि आर्टिकल का ये रूल कहता है। तो अब देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड एट द डिसीजन। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, अब ऑप्शन भी दिया हुआ है। ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड, कि वो कैसा दिखा, डिसअपॉइंटेड था किसी चीज़ को लेकर, एट देयर डिसीजन मतलब अपने डिसीजन को लेकर वो क्या था, डिसअपॉइंटेड था उनके डिसीजन पर।
ब्लैंक्स डिडंट आर्ग्यू, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि किसी चीज़ को देखकर वो डिसअपॉइंटेड लग रहा था अपने डिसीजन से, लेकिन वो आर्ग्यू नहीं कर रहा था, बहस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि वो डिसअपॉइंटेड था लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंट होने के बाद शांत था। तो अपोजिट सेंटेंस आ गए। जब चीज़ें अपोजिट सेंटेंस में आती, मतलब पहला सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो दो अपोजिट सेंटेंस हो गए, तो उस जगह पर हम बट का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन क्या यूज़ करते हैं? बट। और हमारे ऑप्शन में बट है, तो अब ऑप्शन में अगर हमारा बट है तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ये सही हो सकता है कि नहीं। तो करेक्ट होगा कि नहीं चेक करते हैं। करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। बट का यूज़ कहाँ होता है? जब चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव में हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी वही कहानी, अभी यहाँ पे भी मतलब बताना है कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कंजंक्शन यूज़ करना है। वी रेन आफ्टर हिम। रेन आफ्टर का मतलब मैं आपको बता दूं कि रेन आफ्टर आपको जहाँ भी लिखा है या रन आफ्टर या रेन आफ्टर, इसका मतलब होता है कि पीछा करना। वी रेन आफ्टर हिम मतलब हमने उसका पीछा किया। ही स्केप्ड और वो छूट गया। आप किसी का पीछा कर रहे हो, जैसे आप यहाँ हो और आप इस आदमी का पीछा कर रहे हो और ये आपसे बहुत दूर चले गए, यहाँ आ गया और आप उसको पकड़ नहीं पाए, तो वो क्या हो गया? रेन आफ्टर हो गया, आपसे दूर चले गए। और जब वो दूर चला गया और आपने उसको नहीं पकड़ पाए, वो दूर चले गया लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए, तो पॉजिटिव सेंस क्या हुआ कि वो चले गया लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए, ये नेगेटिव सेंस है। तो दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। और ये हो गया आपकी क्लास का, आपके जो 19 जुलाई को जो पेपर हुआ था जेल परी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यू ब्लैंक्स योर कार सर्विस्ड बिफोर द विंटर। अब यहाँ पे सलाह वाली बात आ रही है। सेंटेंस को समझने का प्रयास करें कि तुमको अपनी जो कार है उसको, एक आदमी क्या बोल रहा है, जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी सपोज यहाँ पे खड़ा है, वो दूसरे आदमी को बोल रहा है जिसकी कार यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गंदी है, और उसको वो बोलता है कि तुमको अपनी कार को हर विंटर के पहले क्या करवा लेना चाहिए? सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। ये सलाह दी जा रही है। और जहाँ भी सलाह वाली बात होती है तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है? एडवाइस अगर दी जा रही है तो वहाँ पे या तो आप शुड यूज़ कर सकते हो, या शुड यूज़ कर सकते हो, या क्या यूज़ कर सकते हो? आउट टू यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? आउट टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सलाह वाली बात आ रही है तो माइट यूज़ नहीं हो सकता, ना मे यूज़ हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का सेंस बताते हैं। मे और माइट जो होता है वो पॉसिबिलिटी का सेंस बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आउट नॉट टू। क्या आउट नॉट टू यूज़ हो सकता है? क्या आप उसको ऐसी सलाह देंगे? यहाँ तो सलाह देने वाली बात रही, सलाह नहीं देने वाली बात नहीं आ रही, सलाह देने वाली बात हो रही। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सलाह दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? आउट टू हैव कर रहे हो, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? यू आउट टू हैव योर कार सर्विस बिफोर द विंटर। तुम्हें अपनी कार सर्दी के पहले क्या करवा लेनी चाहिए? सर्विस करवा लेना चाहिए। तो आउट टू का सेंस आएगा यहाँ पर, और आउट टू हैव इज अ करेक्ट ऑप्शन। नॉट वाला सेंटेंस वहाँ यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव बता रहा है। एडवाइस कभी नेगेटिव बताई ही नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? आउट टू हैव हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि 19 जुलाई 2017 को जेल प्रहरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे भी और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का और प्रयास करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।